Today we will study about reason for Mendel success. In last lecture you were study about 7 contrasting character. कल आप लोगों ने स्टडी किया था ये 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, जिसमें सीड का कलर जो है येलो डोमिनेंट रहेगा और ग्रीन जो है तो रेसेसिव रहेगा यहाँ पर इसका। अब हम आते हैं इस पर रीज़न फॉर मेंडल सक्सेस। मेंडल क्यों सक्सेस हुआ था उसके एक्सपेरिमेंट में, उसकी वजह क्या थी, वो हमको स्टडी करना है। तो उसमें सबसे पहला उसकी सक्सेस जो थी, उसका एक्सपेरिमेंट जो था वो बहुत क्लियरफुल रहता था, केयरफुली वो करता था। कल आप लोगों को बताई थी उसने जो पी प्लांट्स रखी तो उसकी वजह यही थी कि वो शॉर्ट प्लांट था, उसको वो आसानी से देख सकता था, हर कैरेक्टर्स ऑब्ज़र्व कर सकता था कहाँ पर क्या चेंज आ रहा है, फ्रूट में, सीड में, फ्लावर में, सब इजीली देख सके। तो ऐसे केयरफुली वो उसको करता था और वो प्लान मैकेनिज़्म था, प्लान बना के मनसूबाबंद तरीके से करता था। और लार्ज सैंपल, बहुत सारे, मैंने आपसे कहा था कल कि वो मैनी सीडेड था, वो बहुत सारे सैंपल उसके रहते थे, इजी उसका रिज़ल्ट आता था। दूसरा पॉइंट इसने बताया है इसका, वो हर एक का रिकॉर्ड रखता था। कल मैंने बताया था वो बहुत टैलेंटेड था, हर वर्किंग पर अपनी रिकॉर्डिंग रखता था, ऑन पेपर वो उसको राइट करता था किस प्लांट में उसको क्या कैरेक्टर किस चीज़ का मिला है, तो रिकॉर्ड रखता था कितने नंबर ऑफ़ प्लांट्स हैं, हर टाइप के जो प्लांट हैं उसमें कौन से कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहे हैं, रिज़ल्ट क्या आ रहा है, उसका रेशो क्या आ रहा है। जैसे कि आप देखेंगे ग्रीन और येलो को क्रॉस करेंगे तो आगे सब सीड ग्रीन आ रही है कि ग्रीन ज़्यादा आ रही है, येलो कम आ रही है। उसको एक एक ईच प्लांट का ईच टाइप को ऑब्ज़र्व करता था, उसका रिज़ल्ट लिखता था और उसके ऊपर से उसका रेशो निकालता था। जैसे अगर ग्रीन और येलो मटर यानी पी के प्लांट को लिए हैं, जिसमें पी जो है ग्रीन है, एक में येलो है, तो उसका रेशो बताया है, एक 75 है तो एक 25, इस तरीके से, यानी 1:3 का जो रेशो आता है। ऐसे ही सबसे मेजर उसकी सक्सेस का जो पॉइंट था, उसने 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स यहाँ पर लिए थे जो इजीली रिकॉग्नाइज होते हैं उस प्लांट के अंदर। पी प्लांट में जो कल आप ये 7 कैरेक्टर्स स्टडी आपने किए हैं, ये पहले हाइट का कैरेक्टर है, फिर फ्लावर का कैरेक्टर है, फ्लावर कलर है, पॉड कलर है, पॉड शेप है, सीड कलर है, सीड शेप है। ये सारे जो 7 कैरेक्टर्स हैं ये इजीली रिकॉग्नाइज होते हैं, उसमें आसानी से दिखाई देते हैं, ऑब्जर्वेबल हैं, काउंट कर सकते हैं हम उसको, उसका रेशो लिख सकते हैं उस पर से। ऐसे ही ये 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर कंट्रोल होते हैं बाय सिंगल फैक्टर। ये सबसे मेन चीज़ है, सिंगल फैक्टर, यानी एक जीन के ज़रिए, एक फैक्टर के ज़रिए वो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कंट्रोल होते हैं। लास्ट यह है इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। अब इसके ऊपर से वो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जो उसने उस पी प्लांट के अंदर ऑब्जर्व किए हैं, जो उसको इजीली दिखते हैं, जो एक फैक्टर के ज़रिए, एक सिंगल फैक्टर के ज़रिए उसको मिले हैं, उस पर से उसने डोमिनेंट और रिसेसिव का कॉन्सेप्ट बताया है। डोमिनेंट क्या है, वो कैरेक्टर जो नेक्स्ट जनरेशन में, F1 जनरेशन में दिखाई देते हैं वो डोमिनेंट कहलाते हैं, और जो कैरेक्टर्स F1 जनरेशन में, यानी कि जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसके अंदर जो कैरेक्टर नहीं दिखाई देंगे, जो सप्रेस हो जाएंगे, जो दब जाएंगे, वो रेसेसिव कहलाएंगे। तो ये डोमिनेंट और रेसेसिव का कॉन्सेप्ट भी इसने यहाँ पर दिया था। ये सारे पॉइंट्स है जिसके ज़रिए ये मेंडल जो है सक्सेस हुआ था उसके एक्सपेरिमेंट में। नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द टर्मिनोलॉजीज। तो मेंडल के इस एक्सपेरिमेंट को या इस पूरे मेंडलिज़म को समझने के लिए उसने बहुत सारी टर्म्स ऐसे यूज़ की थी, टर्मिनोलॉजीज़, जो मुसलसल हमको आगे इस चैप्टर में, इस पूरे प्रॉब्लम में और मेंडलिज़म को समझने के लिए हमारे यूज़ में आएंगी। तो सबसे पहले हमको वो टर्मिनोलॉजीज़ को स्टडी करना। मेंडल ने कुछ साइन और कुछ सिम्बॉल्स ऐसे बनाए थे जिससे वो वाजे होते हैं कि जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करेगा, जो कैलकुलेशन रहेगा, वो साइन और सिम्बॉल से चलेगा, पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं रहता है, वो प्रॉब्लम्स साइन और सिम्बॉल से चलेंगे। तो वो जेनेटिक टर्मिनोलॉजीज़ आपको स्टडी करना है। तो वी विल सी अबाउट जेनेटिक टर्मिनोलॉजीज़। ये जेनेटिक टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं जेनेटिक टर्मिनोलॉजी, इसमें सबसे पहली चीज़ देखेंगे
कि मेंडल ने जो स्टार्ट किया था ये प्रोसेस, उसमें क्या देखा था, उसने हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ खास कैरेक्टर्स है, कैरेक्टर देखना है हमको। जैसे हम बोलते हैं ना कि किसी का कलर फेयर होता है तो उसका एक कैरेक्टर है, एक खुसूसियत है, एक सिफत है। ऐसे ही उसका आई कलर अलग होता है, स्किन कलर अलग होता है, डार्क और वाइट। या फिर दूसरा हम लेंगे यानी कि उसका हेयर कलर ब्लैक होता है, गोल्डन होता है, ब्राउन होता है, ग्रे होता है, ऐसे डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो ये पिक्यूलियर जो थिंग है जो दिखाई देती है वो कैरेक्टर कहलाता है। इट इज़ स्पेसिफिक फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कैरेक्टर क्या है? स्पेसिफिक फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल, हाइट ऑफ स्टेम, हाइट ऑफ स्टेम, ये इसकी एग्जाम्पल है, ये एक स्पेसिफिक फीचर है, हाइट ऑफ स्टेम। अब यही कैरेक्टर्स, यही फीचर्स जो दिखाई देते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, दे इनहेरिट, दे ट्रांसफ़र, दे कम इन नेक्स्ट जनरेशन, जो शो होते हैं ट्रांसफ़र होकर और दिखाई देते हैं तो उसको कहा जाता है ट्रेड। वो ट्रेड बन जाते हैं। एन इनहेरिटेड कैरेक्टर एंड इट्स डिटेक्टेबल वेरिएंट। एन इनहेरिटेड कैरेक्टर एंड इट्स डिटेक्टेबल वेरिएंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल टॉल, ये हाइट दिखाई दी नेक्स्ट जनरेशन में, और डॉर्फ, डिटेक्ट होना, मालूम होना, पहचान में आना, है ना, डिटेक्टेबल वेरिएंट। कैरेक्टर क्या था? हाइट का था, और उसका डिटेक्टेबल वेरिएंट हाइट में फिर टॉल और डार्क दोनों दिखाई देती है, ये ट्रेड कहलाएगा। अब यही कैरेक्टर और ट्रेड जिसके ज़रिए ट्रांसफ़र होते हैं एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, जिसको मेंडल ने नाम दिया था फैक्टर। मेंडल ने बताया था समथिंग इज़ ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, और that something is present on the chromosome, not complete chromosome is transfer is responsible for transmission of character। तो जो क्रोमोसोम के ऊपर कुछ है ऐसा जिसको उसने फिर नाम दिया था फैक्टर। अब वो स्टडी करेंगे। फैक्टर क्या है? इज़ ए यूनिट ऑफ हेरिडिटी, यूनिट ऑफ हेरिडिटी। और particle present in the organism which is responsible for transmission of character, present in organism which is responsible for characters, that is called as factor। यानी कि ये हेरिडिटी यूनिट होती है और एक पार्टिकल होता है जो जीन के ऊपर पाया जाता है, जो ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, जो फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में जाता है, उसको कहेंगे फैक्टर। आइए, फैक्टर्स जो हैं इनहेरिट करते हैं और एक्सप्रेस करते हैं कैरेक्टर्स को। फॉर एग्जांपल, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे फैक्टर्स जो है डिटरमाइन करते हैं। जैसे हाइट का एक कैरेक्टर है तो वो एक क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन रहेगा, रिस्पॉन्सिबल रहेगा, जो उस हाइट के कैरेक्टर को शो करेगा। तो वहाँ पर वो जीन जो अब हम कहते हैं उसको मेंडल ने कहा था फैक्टर। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर जीन। जीन इज़ द मॉडर्न टर्मिनोलॉजी विच इज़ गिवन बाय आफ्टर द मेंडलिज्म। मेंडल के टाइम नहीं, मेंडल ने उसे फैक्टर कहा था। बाद के रिसर्चेस में जो डिफरेंट साइंटिस्ट थे, जो बाद के साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने बताया था कि जिसको मेंडल ने फैक्टर कहा है उसका सही नाम क्या है? इज़ ए जीन। तो जीन क्या है? इज़ ए पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए, पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का ये एक पर्टिकुलर, एक खास सेगमेंट, एक हिस्सा होता है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर।
ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, या इसे कहेंगे इनहेरिटेंस और एक्सप्रेस द कैरेक्टर, है ना, जीन। ये फ़र्क रहेगा दोनों में। उसने यूनिट ऑफ हेरिडिटी और पार्टिकल बताया था, जिसको मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में क्या कहेंगे, पार्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए विच रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन और इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या है इसमें, अलील्स और अलीलोमार्फ। देखो यही जीन जो एक्सप्रेस करते हैं कैरेक्टर्स को, ये असल में अलील होते हैं, या जिसका पूरा नाम है एलीलोमॉर्फ। ये क्या है, इनको देखना है। तो टू और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ, यानी यहाँ क्या है, पेयर ऑफ जीन होते हैं, टू और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन और फैक्टर इज कॉल्ड एज अलील और अलीलोमार्फ। जिसको जनरल हम क्या याद रखेंगे, पेयर ऑफ जीन, जीन की जो पेयर रहेगी। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे कि और कैपिटल टी, ये दो जीन है जो पेयर में हैं, तो ये कहलाएंगे अलीलोमार्फ, या स्मॉल टी, ये कहलाएंगे अलीलोमार्फ, है ना। अब ये दे ऑक्यूपाई द सेम लोकस, इनकी पोजीशन जो होती है, इनका जो मुकाम होता है क्रोमोसोम के ऊपर, वो क्या रहता है, सेम रहता है, और ये एक जैसे रहते हैं। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम पे ये होते हैं। अलील जो है इसका शॉर्ट फॉर्म है अलीलोमार्फ का, है ना। तो ये होमोलॉगस क्रोमोसोम पे रहते हैं, क्या रहेंगे, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन, और जिसको जनरल हम अपने समझने के लिए कहेंगे पेयर ऑफ जीन होते हैं, जो ये कैरेक्टर के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कैरेक्टर को कैरी करते हैं और फिर ट्रांसफ़र होते हैं ये नेक्स्ट जनरेशन में। अब जब यही कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं और उभर कर आते हैं, ज़ाहिर होते हैं, ऑफस्प्रिंग के अंदर दिखाई देते हैं, तो उसको कहा जाता है डोमिनेंट। क्या कहते हैं, डोमिनेंट। जो उभर कर वाज़े होता है, यानी द कैरेक्टर्स विच शो इन फर्स्ट जनरेशन, इन F1 जनरेशन और या नेक्स्ट जनरेशन, है ना, इज एन allele that express itself in F1 generation. Allele that express in F1 जनरेशन, यानी फर्स्ट जनरेशन में जो एक्सप्रेस होते हैं उनको कहा जाता है allele that express in F1 जनरेशन, है ना। और अलीलोमार्फ that express in F1 जनरेशन, ये होमोजाइगस कंडीशन में या हेट्रोजाइगस कंडीशन में। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो रहेंगे तो ये अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, और जो दूसरा वाला होता है, जो कैपिटल रहेगा, जो डोमिनेंट रहेगा, वो कैपिटल लिखेंगे। जो दूसरा सप्रेस हो जाता है, जो दिखाई नहीं देता, वो रेसेसिव कहलाता है। तो नेक्स्ट देंगे, इसी को और कहेंगे इट इज एन अलील ऑफ ए पेयर दैट मार्क द एक्सप्रेशन अदर अलील, यानी कि वही चीज़ है कि दूसरे वाले जो अलील रहता है उसका जो एक्सप्रेशन होता है उसको दबा देता है और ये उभर कर आता है, तो ये डोमिनेंट कहलाता है। तब जो दब गया है उसको कहेंगे रेसेसिव। रेसेसिव कहलाएगा। वैसे द अलील इज़ नॉट एक्सप्रेस इन प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेटिव अलील इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, या इसको हम सादा सिंपल याद रखेंगे, द अलील दैट कैन नॉट एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन, जो F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, जो अपने आप को शो नहीं कर पाते, जिनके कैरेक्टर ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, वो कहलाएंगे रेसेसिव, है ना। किस हेट्रोजाइगस कंडीशन में, कहाँ पर, हेट्रोजाइगस कंडीशन। जब हेट्रोजाइगस कंडीशन रहेगी, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी, जिसमें ये कैपिटल टी जो है ये अपने आप को शो कर रहे हैं, तो ये स्मॉल टी ये नहीं शो कर पाता अपने कैरेक्टर, और ये रेसेसिव हो जाता है, ये सप्रेस हो जाता है, ये दब जाता है F1
F1 जनरेशन में इसके कैरेक्टर्स शो नहीं होते हैं। द एलील और द जीन दैट कैन नॉट एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन, है ना, इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड एज रिसेसिव।